नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 8 विज्ञान विषय की बुक हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 यानी कि रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं इस चैनल पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय की पुस्तकें हैं। कक्षा 6 से 10 तक की सभी पुस्तकें हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो में जो प्रत्येक चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ में वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रक्त परिसंचरण। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रक्त की संरचना एवं वर्ग, रक्तदान एवं रक्त बैंक, मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण, रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हमने पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन के पाचन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने यह भी अध्ययन किया कि श्वसन क्रिया में सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आपने कभी सोचा है कि भोजन, जल और ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचती है? साथ ही जंतुओं के द्वारा अंगों से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन उस स्थान तक कैसे होता है जहाँ से इन्हें बाहर निकाला जा सके। इस अध्याय में हम जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के विषय में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रक्त का ध्रुव पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। तो ये परिभाषा हमें याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रक्त का ध्रुव पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। शरीर पर खरोंच लगने पर शरीर के किसी भी भाग के कटने पर रक्त बाहर निकलता है। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मछली, मेंढक, छिपकली, बकरी, मनुष्य आदि। रक्त की संरचना कैसी होती है? रक्त क्या है? शरीर में रक्त कहाँ पाया जाता है तथा इसका मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान विषय की जो नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर आपको बताता चला जाऊँगा, जिसे आप लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रक्त संरचना। तो रक्त संरचना के अंतर्गत और वर्ग, रक्त संरचना एवं वर्ग। तो यहाँ पर मानव रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। मानव रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक तो तरल रूप में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा ठोस रूप में होता है, जिसे कणिकाएं कहते हैं। तो 2 रूपों में होता है, तरल रूप में प्लाज्मा और ठोस रूप में कणिकाएं। तो आइए हम इन दोनों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्लाज्मा। यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी ध्रुव तरल पदार्थ होता है। रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति और क्षारीय होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। ये हमें याद रखना है। रुधिर में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्लाज्मा है जो रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है, और इसी के कारण रुधिर तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। ठीक है, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। यह रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइटस, जैसे आरबीसी भी कहते हैं।
और श्वेत रुधिर कणिकाएं दूसरा जो ल्यूकोसाइटस जिसे WBC कहा जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 रुधिर कणिकाएं ब्लड में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अब हम रुधिर कणिकाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाएं देखते हैं। तो आपको स्लाइड के अध्ययन से यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और इस डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं गोल तस्त्रीनुमा दोनों ओर से पिचकी हुई व केंद्रक विहीन होती हैं। तो ये इसकी संरचना है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है वो हीमोग्लोबिन करता है। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं लाल रुधिर कणिकाओं के। आगे हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं की क्या विशेषता है? रुधिर में यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं दिखाई देती है जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो यह लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है और केंद्रक युक्त होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो आकार है वो अमीबा के समान ही अनियमित होता है। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। ये कणिकाएं रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती हैं। इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। तो इसको याद रखना है। कौन सी ऐसी रुधिर कणिकाएं हैं जिनको सैनिक कणिकाएं कहा जाता है? तो याद रखना है श्वेत रुधिर कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य में देखें तो ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु या परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं। शरीर में टूटी हुई व मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के। आगे हम देखते हैं यहाँ पर रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित होती हैं। रुधिर में इनकी संख्या भी कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह जो प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण भी किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब यहाँ पर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करना है। ठीक है, रुधिर का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। हम टीवी, समाचार पत्रों में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में देखते हुए पढ़ते हैं। कभी कभी इन दुर्घटनाओं को हम घटित होते हुए भी देखते हैं। इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के शरीर से अधिक रुधिर के बह जाने से उन्हें तत्काल रुधिर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इन्हें अस्पताल के रुधिर बैंक से संबंधित रुधिर वर्ग का रुधिर उपलब्ध कराया जाता है। रुधिर वर्ग एक रुधिर एवं रुधिर बैंक क्या है? तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो रुधिर वर्ग सबसे पहले देखते हैं रुधिर वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पर मानव में रुधिर वर्गों अथवा समूहों संबंधी जानकारी सबसे पहले है वो कार्ल
लैंड स्टीनर ने नामक जो वैज्ञानिक है उसने दी थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। शोध से पता चला है कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले दोनों व्यक्ति के रक्त वर्ग समान होने चाहिए। रक्त देने वाला व्यक्ति दाता तथा जिसे रुधिर देना अथवा चढ़ाना है वह ग्राही कहलाता है। भूलवश यदि भिन्न रुधिर वर्ग का रुधिर किसी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो शरीर में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे शरीर में रुधिर वर्ग का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ग्राही को असंगत रुधिर चढ़ाने पर उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? रुधिर समूह की जानकारी के पश्चात ज्ञात हुआ कि मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इन्हें याद रखना है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ये 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिजन। मानव रुधिर में पाए जाने वाले ये प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। प्रतिजन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए व बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखें प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी के अंतर्गत प्रतिजनों की भांति रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। इनके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए तथा बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर में रुधिर के थक्के समान जमना तभी संभव होता है जब प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार रुधिर के जमने से रक्त केशिकाओं में रक्त का बहाव रुक जाता है। यहाँ पर शरीर में रुधिर का थक्का जमने के लिए प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी उपस्थित होंगे, तभी शरीर में रुधिर का थक्का जमेगा और केशिकाओं में रक्त का बहाव रुक जाता है। रुधिर में पाए जाने वाले इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर को ए बी व ओ 4 वर्गों अथवा समूहों में वर्गीकृत किया है। जहाँ पे आगे हमें इस सारणी में दिखा रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर रुधिर वर्ग दे रखे हैं, प्रतिजन या एंटीजन दे रखे हैं, प्रतिरक्षी एवं या फिर एंटीबॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पर रुधिर वर्ग ए, इसका प्रतिजन होगा कैपिटल ए, ठीक है। प्रतिरक्षी होगा स्मॉल बी। उसी प्रकार रुधिर वर्ग बी का एंटीजन यानी कि प्रतिजन हो जाएगा बी और प्रतिरक्षी हो जाएगा स्मॉल ए। जबकि रुधिर वर्ग ए बी का प्रतिजन ए और बी दोनों होंगे, जबकि प्रतिरक्षी कोई नहीं होता इसमें। रुधिर वर्ग ओ, इसमें प्रतिजन कोई भी नहीं होता है, जबकि प्रतिरक्षी ए तथा बी दोनों होते हैं। उसके बाद रुधिर वर्ग का महत्व क्या है? तो रुधिर वर्ग का जो महत्व देखते हैं, तो रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुए हैं। इससे दुर्घटनाएं बीमार व्यक्तियों का आवश्यकता पड़ने पर उचित वर्ग का रुधिर रक्त बैंक अथवा पंजीकृत स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। न्याय एवं कानून के क्षेत्रों में भी रक्त वर्गों का महत्व है। इनके नमूने से प्राप्त किए जाने वाले डीएनए परीक्षणों के द्वारा अपराधियों की पहचान की जा सकती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर उचित वर्ग का रक्त चढ़ाकर उसमें रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। यह क्रिया रुधिर आधान कहलाती है। तो ये तथ्य हमें याद रखना है, रुधिर आधान किसे कहते हैं, तो इसको हमें याद रखना है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में दाता व ग्राही दोनों के रक्त वर्गों को सम्मिलित करके चढ़ाया जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि रुधिर आधान संबंधी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाता रुधिर वर्ग यहाँ पर दे रखी है ए, और इस साइड में दे रखे हैं ग्राही रुधिर वर्ग। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि रुधिर वर्ग ए दाता केवल ए ग्राही को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। इसी प्रकार बी दाता है, वो ए को नहीं दे सकता जबकि बी को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है जबकि ओ को नहीं दे सकता। ए बी है, वो ए और बी दोनों को नहीं दे सकता, जबकि ए बी को ही दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर
रुधिर वर्ग एक ए बी दाता है वो केवल ए बी को ही दे सकता है, वहीं रुधिर वर्ग ओ दाता सभी को क्या है अपना रुधिर दे सकता है। इस प्रकार से सभी को यह दे सकता है। इसमें ग्राही ए बी और ओ सभी होते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर नोट में यहाँ पे देख सकते हैं कि सही का अर्थ रक्त दिया जा सकता है और गलत का अर्थ है वहाँ पर रक्त नहीं दिया जा सकता। हमने वहाँ पर ऊपर देख लिया। तो ऊपर जो हमारी सारणी है उसमें हमने देखा कि ए बी रक्त समूह वाला ग्राही सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, जबकि ओ रक्त वाला दाता है सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही होता है, जबकि ओ समूह वाला व्यक्ति है वो सार्वत्रिक दाता होता है। तो ये हमें याद रखना है, ए बी सार्वत्रिक ग्राही होता है जबकि ओ समूह वाला व्यक्ति है वो सार्वत्रिक दाता होता है। आगे हम देखते हैं रक्तदान व रक्त बैंक। तो रक्तदान एवं रक्त बैंक क्या होते हैं? दुर्घटना होने पर व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक रक्त स्रावित होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस कारण उसे रक्त की आवश्यकता होती है। जहां तक संभव हो रक्त सदैव परिजनों यानी रिश्तेदारों से लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि इनसे वांछित रक्त समूह मिलने में आसानी रहती है। परिजनों से वांछित रक्त समूह नहीं मिलने की स्थिति में रुधिर बैंकों से प्राप्त करने का प्रयास है वो किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा रुधिर बैंक हर जिले के अस्पताल में खोले गए हैं। कई लोक कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा भी निजी रक्त बैंक संचालित हैं। रुधिर को रुधिर बैंकों में संरक्षित रखने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। तो ये तथ्य हमें याद रखना है। रुधिर बैंकों में रुधिर को संरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिला के रखा जाता है? सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। ये तथ्य भी हमें याद रखना है। रुधिर बैंक में रुधिर लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। आगे हम देखें यहाँ पर, तो वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों का रुधिर सुरक्षित व संग्रहित रहता है रुधिर बैंक कहलाता है। रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे इसके लिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। यदि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका रक्त नहीं लिया जाता। रुधिर लेने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पताल एवं बड़े निजी जो चिकित्सालयों में रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर इन रक्त बैंकों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं रोगियों को वांछित समय का रक्त उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम यहाँ पर देखें, यह भी हमें जानने की आवश्यकता है कि रक्तदान कौन कर सकता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पुरुष हो चाहे महिला हो जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो, जिसका वजन 45 किलो से अधिक हो, जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी या सिफिलिस, मलेरिया या कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो, जिसने पिछले 3 महीने में रक्तदान नहीं किया हो, जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो, जिसका रक्तदाब सामान्य हो, जिसका तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस व प्लस रेट सामान्य हो, महिला जो गर्भवती न हो, तो ये सभी हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। इसके साथ में रक्तदान के बाद में जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो रक्तदान के पश्चात 24 घंटे के भीतर तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे कि दूध है, जूस है इत्यादि। रक्तदान के पश्चात 24 घंटे तक अधिक परिश्रम व व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो रक्त के कार्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हमें याद रखना है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रक्त के कार्य क्या होते हैं? रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। बाहरी जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। चोट लगने पर यदि रुधिर का थक्का बनाकर उसे बहने से रोकता है। अन्य पदार्थ जैसे कि हार्मोन, एंटीबॉडीज आदि का भी परिवहन करता है।
शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। तो ये सभी कार्य हैं वो रुधिर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। रुधिर परिवहन का कार्य हृदय व रक्त वाहिनियां हैं वो मिलकर करती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रक्त वाहिनियों व हृदय की किस प्रकार कार्य करता है उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो धमनी होती है, दूसरा है वो सीरा होती है। तो दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम धमनियों के बारे में पढ़ेंगे। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का कार्य करती है धमनियाँ। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। शरीर और हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य वो धमनियाँ करती है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, ठीक है, अधिक दाब से होता है, इसीलिए अतः धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं यानी कि दीवारें वो मोटी व लचीली होती हैं। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर ऊतकों में पहुंचकर पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहती हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, केशिकाएं। उसके बाद में शिराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इकट्ठा करके हृदय तक लाने का कार्य वो शिराओं के द्वारा किया जाता है। शिराओं की भित्तियां धमनी की अपेक्षा पतली होती हैं। शिराओं में से वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो ऐसे वाल्व इसमें लगे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है उसको हृदय की तरफ ही प्रवाहित करती हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो ऊतकों में उपस्थित केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। अब हम यहाँ पर वाहिनियों में रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रिया करते हैं। यहाँ पे देखो क्रिया करके यहाँ पे बताई गई है कि किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं रक्त प्रवाह का। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतर है भाग में वो चित्र के अनुसार यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इसके अनुसार आप अनुसार देखिए रखिए रखते हैं। क्या आपको कोई स्पंदन गति यानी कि धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है। तो जब हमारी शरीर हाथ की जो नसें हैं उसको हम पकड़ते हैं तो धक धक की सी उसकी में महसूस होता है जिसे नाड़ी स्पंदन कहते हैं। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है? आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या यहाँ पर ये हमें जरूरी नहीं है। स्पंदन दर होती है यह जो प्रति मिनट स्पंदन। तो ये तथ्य हमें याद रखना है कि प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो ये तथ्य हमें याद रखना है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन दर औसतन है वो 32 स्पंदन प्रति मिनट होती है अपने शरीर में अन्य। तो ये जो हमें याद रखना है। उसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण। हृदय वह है जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हृदय की संरचना है, दिखाई दे रखी होगी, जिसमें बायां आलिंद दायां आलिंद विभाजन पट्टिका है। यहाँ पर बायां नीले या दायां नीले होता है। आगे यहाँ पर हम देखें तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। हृदय वक्ष है वो किसमें? गुहा में स्थित होता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और आपके हृदय का माप लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, ये एक साइज है हमारे हृदय का। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और निचले 2 कक्ष हैं वो नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। हृदय क्रमशः फैलता एवं सिकुड़ता है जिससे रक्त नलिकाओं में पंप होता है।
शरीर के विभिन्न भागों में से शिराओं के द्वारा रक्त हृदय में आता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन मुक्त होकर वापस आ जाता है। हृदय से यह शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हृदय एक बार फैलने व सिकुड़ने को हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। डॉक्टर नाड़ी स्पंदन या हृदय स्पंदन की गति को गिनकर स्वस्थ होने का अनुमान लगा लेते हैं। हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और इसका आविष्कार 1861 में फ्रांस के आर्लेनी नामक डॉक्टर ने किया था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यह सारणी दिखाई दे रही है आपको। इस सारणी में आयु के अनुसार हृदय की और नाड़ी की गति, यहाँ पे हृदय की गति दिखाई दे रही है। एक वर्ष में नाड़ी की गति 120 बार के लगभग होती है। यहाँ पर 2 वर्ष में 110 के बार 10 बार होती है। 3 से 6 वर्ष में 95 बार, 7 से 13 वर्ष में 80 से 85 बार, युवावस्था में 70 से 80 बार, जबकि वृद्धावस्था में 60 से 70 बार है वो हृदय स्पंदन होती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने नामक एक चिकित्सक ने की थी। तो ये हमें ये महत्वपूर्ण तथ्य है और इसको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक चिकित्सक के द्वारा की गई थी। उन्हें इस कार्य हेतु सम्मानित किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा गया। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखें आगे तो रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग। तो रुधिर संक्रमण से क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो रक्त की कमी या रक्त के संक्रमित होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, रक्त कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। एड्स महामारी के रूप में भारत में तेजी से फैल रहा है, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। इसके विषाणु को HIV कहते हैं। यह एक लाइलाइज सिंड्रोम यानी कि लक्षण है। इसका बचाव ही उपचार है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों ये, और इनको हमें याद रखना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। तो ये याद रखना है कि किस परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV विषाणु से फैलता है। ठीक है, एड्स है वो HIV विषाणु से फैलता है। तो ये तथ्य हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, रक्त परिसंचरण। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।